अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ कोंदल। आज हम मौजूद हैं इधर इकबाल चौधरी साहब के ऑफिस में, इधर बार्सिलोना में। इकबाल चौधरी साहब इधर स्पेन की जो नेशनल जमात है, जो सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी टिकट पर 3 दफा एमएनए का इलेक्शन लड़ चुके हैं। इकबाल चौधरी साहब पाकिस्तान की इधर जो बार्सिलोना में हमारी कम्युनिटी है, इनमें एक इनका बड़ा नाम है। इकबाल चौधरी साहब का शुमार उनमें होता है जिन्होंने मनहाजुल कुरान को बार्सिलोना में एस्टैब्लिश करने में इब्तदाई तौर पर जिन लोगों ने काम किया, इकबाल साहब का नाम उनमें भी शुमार होता है। इकबाल चौधरी साहब, आप ये बताएं कि कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम के होते हुए मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है। तो सियासी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो पीडीएम वाले सड़कों पर थे, और अब जब पीडीएम की हुकूमत है तो खान साहब सड़कों पर हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है? क्या सियासतदान इसके जिम्मेदार है? या ये करप्ट निजाम इसका जिम्मेदार है जिसके जरिए ये लोग इलेक्ट होकर ऊपर आते? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आतिफ साहब, आपने एक बड़े ही दुखते मौजू को छेड़ा है। अगर बाहसीत मुसलमान हम ये सोचें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो वहाँ पर एक शूरा का निज़ाम जो है, जिसकी तरफ कुरान करीम भी इशारा फरमाता है कि आपस में मुशावरत किया करो सारे मामलात में, तो वो बुनियादी जमहूरियत वहाँ से कि लोगों को शामिल किया जाए मशवरे में। अब हमारा जो अलमिया है वो एक दिन का नहीं है। हमें रहबर कम मिले, रहजन ज्यादा मिले, और जिसको भी हमने रहबर समझा उसने रहबरी छोड़कर राहजनी शुरू कर दी। ये है पाकिस्तान का अलमिया, और उसमें पाकिस्तान के सारे ही लोग किसी न किसी हद तक बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो ठौंसी गई वो है बरतानवी जमहूरियत, बरतानवी तर्ज इंतखाब। वही बांग्लादेश में है, वही इंडिया में बांग्लादेश, आप बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश तो हमसे बहुत आगे चला गया है, और इंडिया का आप देखें तो वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। वहां पर भी ऐसी ही जमहूरियत है। लेकिन आप ये बताएं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में हम दिन ब दिन जो है हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुआशी तौर पर हम डिफॉल्ट होने के करीब जा पहुंचे? इस हवाले से प्लीज। देखिए, हम इंडिया वालों को मुसलमान नहीं समझते, जो हुक्मरान है उनके नहीं है वो, उनका एक अपना दीन धर्म अलग है, उनका क्या मुसलमान, लेकिन जो ईमानदारी है वो तो इंसान की जो बुनियादी इखलाकी तकाजे हैं, जो फितरत का दीन है, कोई किसी भी फेथ पे हो, यकीन रखता हो ना रखता हो, लेकिन ये जो प्रिंसिपल असूल है जिंदगी गुजारने के, उनमें ये है कि इंसाफ, ईमानदारी, बराबरी, जिसका हमें दर्श दिया गया। अगर आपको कोई ओहदा मिले, आप उसके अहल हो तो इनकार ना करो। अगर आपसे कोई ओहदा वापस ले लिया जाए तो आप उसके साथ चिमटे रहने पर इसरार ना करो। ये है अमानत और मलकियत का फर्क, जो आज तक हमारे समझ में नहीं आया। हम हर अमानत को अपनी मलकियत समझ लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या था? भुट्टो साहब के जमाने में ट्रेड यूनियंस और तलबा यूनियंस थी। वहां से वो लोग आफत सुलेमान भट्ट, लियाकत बलोच, जावेद हाशमी, शेख रशीद, ये लोग निकले। जियाउल हक ने बेड़ा गर्क कर दिया, इन सब यूनियन पर पाबंदी लगा दी, और नया जो है खून आगे आना बंद हो गई, नई सोच आगे आना बंद हो गई। अब ये जो लोग हैं मादरत के साथ, जो हमारी आजकल की सियासी अशराफिया है, इनका कुल कद काठ गली नाली सड़क पुली और पुल तक का, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे का विजन ही इनके पास नहीं है। ये सब 1983 और 87 के बल्दियाती इलेक्शन की पैदावार है। इनको गैर जमाती इलेक्शन में 1985 में कौम के ऊपर मुसलत कर दिया गया, और जो जमहूरी क़यादत थी, सोच वाले लोग थे, वो बेचारे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पीछे रह गए। मंशूर नजरिया पार्टी डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने इलेक्शन रन नहीं किया, और उसके बाद जो पैसा दाखिल हुआ उस सियासत में, तो उसने रही से
चूल्हे भी हिला दी सियासी निजाम। अच्छा, आपने पैसे की बात की, आप ये बताएं कि आप भी 3 दफा इधर की जो नेशनल असेंबली है उसका इलेक्शन लड़ चुके हैं सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो एमएनए का इलेक्शन लड़ता है उसे कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़ डिपेंड है उसके हल्के पे, इतने पैसे जो है उसके लग जाते हैं। तो आपने फिर 75 करोड़ रुपया खर्च किया इधर की जो नेशनल असेंबली की टिकट पे जो आप इलेक्शन लड़ में हिस्सा लिया। अगर आप पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से लगाएं तो फिर तो बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक पैसा भी खर्च मैंने किया। यानी कि अगर दोस्तों की दावत की है उसके ऊपर खाने पे पैसे खर्च हुए हैं तो आप जैसे किसी दोस्त ने दावत की तो उसने कर दिए, किसी और ने की तो और ने कर दिए, मैंने खुद की तो मैंने किए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्द को वोट नहीं पड़ता, पार्टी को वोट पड़ता है। पैसे सारी पार्टी खर्च करती है। पार्टी के जितने भी हम लोग मेंबर्स हैं हम उसको महाना चंदा देते हैं, और जो MNAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी सैलरीज का 10 से 15, 20, 25% तक डिपेंड करता है, हर पार्टी का अपना मंशूर है। वो फिर पैसे वसूल करने के बाद डोनेशन कर देते हैं उस पार्टी फंड में। यहाँ पर हर पार्टी को हासिल शुदा वोटों के हिसाब से रियासत फंडिंग करती है। इस वजह से यहाँ पर करप्शन नहीं, उसके बावजूद कभी 3% कभी कोई इल्जाम लगा के कितने लोगों को ये जो प्रमोटर्स हैं बिल्डिंग्स बनाने वाले उनके साथ मेल मिलाप की वजह से, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वजह से साल हर साल जेल काटनी पड़ी है बहुत सारे मेयर्स को, मिनिस्टर्स को, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि जहां पर भी शक हुआ कि इसने इख्तियारात से तजावुज किया है वहां पर यहाँ का निजाम अदल बहुत मजबूत है, गारंटिस्ट है, यहाँ की इंतजामिया आजाद है, वो किसी भी दबाव में नहीं है। एक मिनट, आपने बात की निजाम अदल की, हमने देखा है कि सबसे किसी मुल्क की जो एंड पे जो केस जाते हैं वो अदालतों पे जाते हैं। जो हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और कल जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, बकायदा करारदाद पास की। इस हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, जब सबसे बड़ा मुंसफ इंसाफ करने की बजाय ये देखे कि इससे कौन खुश होगा और कौन नाराज होगा, तो फिर इंसाफ का कत्ल हो गया। कता नजर इसके कि उन्होंने जो फैसला दिया वो 100% खालिस नीयत पे हो, ईमानदारी पे हो, उसमें कोई मिलावट भी ना हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकी भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठते हैं तो यकीनन उनकी भी क्वालिफिकेशन चीफ साहब के बराबर ही है। चीफ साहब सीनियरिटी के हिसाब से चीफ बने, ठीक है। स्पेन में ऐसा निजाम नहीं है कि वो खुद का निजाम है, अपनी मर्जी से वो जज भर्ती करें, अपनी मर्जी से वो चीफ जस्टिस लगे, अपनी मर्जी के फैसले करें। सुओमोटो की जो वबा है उसने बेड़ा गर्क किया हमारे निजाम सियासत का भी और मईशत का भी, हुकूमत का भी। पार्लियामान सबसे सुप्रीम इदारा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पिछले वालों ने, इसलिए पिछले वालों ने पार्लियामान को फरका के बराबर अहमियत नहीं दी। और जो इंतजामिया है यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट, उन सब के हाथ पांव बांध के रखे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने से लेकर नीचे देखें अदालतों में लोगों का रोज खून हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। उसके बाद मियां साकिब निसार आए तो उन्होंने भी अपनी प्रमोशन के लिए बहुत सारे वाह करवाए, उनको सानिया मार्डरो नजर नहीं आया, झूठे वादे किए, वो 16 खून उनको भूल गए, सानिया बल्दिया टोन उनको कुछ याद नहीं आया। 12 मई को जो कराची में कत्लेआम हुआ था उसका कोई उन्होंने कितने लोग मारे गए थे, कोयटा सानिया में कितने वकला कत्ल हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नजर नहीं आया। नजर आया जो सिर्फ अपना मुफाद या अपने यारों का मुफाद, उस पर सुओमोटो लेकर चलती हुई मैशत की गाड़ी को रोका गया। अदलिया का कोई काम नहीं इन कामों में मुदाखलत करनी, इसके लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। जितने भी आईनी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाए नहीं, उसके लिए अलग से आईनी अदालत होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट लोगों को इंसाफ दे, जो एक मारूफ तरीकाकार है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब खान साहब की एक डिमांड है, तकरीबन पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, क्या इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तानी अवाम के जो सारे मसले हैं वो हल हो जाएंगे? इस बारे में क्या कहते हैं? किसी सूरत नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज है हमारे मसाइल क्या हैं और हमारे वसाइल क्या हैं। खान साहब
5 साल सड़कों पे रहे, जी जी एक दिन पार्लियामेंट में नहीं गए, जो जी उनका जी काम था जी जी 2013 से 2018 तक। जी जी वो अगर पार्लियामेंट में रहते, जी जी उन्हें पता चलता कि हमारी मुआशी हालत क्या है, जी जी दिफाई हालत क्या है, जी जी समाजी हालत क्या है, जी जी तालीम का बजट क्या है, जी जी सेहत का क्या है, जी जी हम किस तरफ जा रहे हैं, जी जी वो उनके लिए बेहतरीन मौका होता। अपनी टीम तैयार करते, जी जो जैसे ही हुकूमत में आते तो वो अगले दिन काम करते। क्या हुआ, जी 6-8 महीने उन्होंने गुजार दिए, 3 जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए, जी जी IMF में जा रहे हैं, IMF में नहीं जा रहे, 200 से पैसे ले रहे हैं, 200 जी से जी पैसे नहीं ले रहे। किस्सा होता यह है कि मुल्क में एक अफरा तफरी, एक अनारकी और एक इंतशार, और ऊपर से बदनसीबी जी जी कोविड आ गया, जी जी और वो मामलात बजाय आगे जाने के पीछे चलने शुरू हो गए। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने IMF की बात की, हमने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना बजट कम करने की बजाय, अपने वज़रा कम करने की बजाय वो IMF के पास सीधे चले जाते हैं, वो सारा बोझ पाकिस्तान की अवाम पर पड़ता है। आप ये बताएं एक कि हुकूमत आई थी, आपके इल्म में शायद ना हो, जी जी जिसने अपने खर्चे कम करने की कोशिश की थी। जी जी वो फजा में कोरिया से उड़े थे प्राइम मिनिस्टर, जी जी और इस्लामाबाद उतरे थे तो कोई लेने के लिए नहीं गया था, उसका नाम था मोहम्मद खाजी नेजो। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत है, PDM की हुकूमत, ये भी IMF के तरला कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें $1 अरब दे दें, लेकिन हम देखते हैं कि इनके तकरीबन जो मरकजी हुकूमत है उनके 86 के करीब वजीर हैं। ये वज़रा क्यों नहीं काम करते, ये उनके प्रोटोकॉल क्यों नहीं काम करते, ये उनके पेट्रोल जो उनको फ्री में मिलता है वो क्यों नहीं काम करते। और दूसरा आप ये बताएं कि जो स्पेन में है, क्या इनके भी 86 के करीब वजीर हैं, और क्या इनको भी पेट्रोल फ्री मिलता है, रैश फ्री मिलती है, इनको गाड़ियां फ्री मिलती हैं, इनके साथ 10-10 गाड़ियां होती हैं पुलिस की, प्रोटोकॉल होता है, ये सब कुछ इनको भी मिलता है। इस हवाले से प्लीज। देखिए, प्रोटोकॉल यहाँ पे 2 गार्ड होते हैं। जी जी जितने भी हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके साथ 2 गार्ड होते हैं। जी जी वो जाहिर नजर आ रहे हों या ना आ रहे हों, जी। लेकिन वो उनके आगे पीछे होते हैं जी जी हर जगह पे, जब भी उन्हें कहीं जाना हो। जी जी अगर जरूरत महसूस ना करें तो वो डिस्टेंस पे बैठ जाते हैं। जी जी हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज ऐसे नहीं हैं जैसे यहाँ पर हैं, वहाँ हमारे थ्रेट बहुत ज्यादा है। जी जी साबिक वज़राए आज़म को अगर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए तो शायद खकान आवासी को उतनी मिलनी चाहिए जी जी जितनी इमरान खान को मिल रही है, जी। उसको उतनी नहीं मिलती। जफरुल्लाह जमाली को भी उतनी मिलनी चाहिए थी, यूसुफ रजा गिलानी को भी, परवेज शरीफ को नहीं, भी। लेकिन मामला ये नहीं हम है। हम ये सुने ना। जब अफोर्ड नहीं कर सकते, जब हम IMF के पास जाते हैं, तो आखिर क्यों हम भाई- अपने वज़रा काम नहीं करते। इस हवाले से भाई सुने ना, जी जी IMF के पास आप क्यों जाते हैं? जी जी आपकी हुकूमत ने जो पिछले माली साल में जी जी 81 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की जी जी और एक्सपोर्ट थी 30 बिलियन डॉलर, जी जी 30 बिलियन डॉलर बैरून मुल्क से तारकिन वतन ने भेजा, 60 हो गया। जी जी आपका गैप है 21 बिलियन डॉलर का, जी, जो आपका डेफिसिट है ट्रेड का। जी जी उसके बाद जो आपने कर्जे लिए हैं उसके ऊपर सूद देने, जी जी किस्तें वापस करनी, जी जी तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जी जी असल असूल तो ये है कि मेरे पास अगर इनकम है 100 रुपए की, जी जी तो मेरा खर्चा 90 रुपए होना चाहिए। जी जी कि मैं क्या 10 ये रुपए- 90 रुपए कर रहे हैं? मैं 10 रुपए बुरे वक्त के लिए बचा के रखूं, जी जी लेकिन उधर किसी को ये तो सोच ही नहीं ना। जी जी हर आदमी पैसे लगा के आता है और पैसे बनाने के चक्कर में रहता है। आपने जी, मुझसे जी। पहले पूछा था कितने करोड़ लगाए हैं, जी जी तो उधर जाहिर है वो लोग पैसे लगा के आते जी, हैं, जी। पार्टीज में फंड देते हैं, जी, इलेक्शन जी। रन करते हैं, डेरेदारी चलाते हैं। जी जी तो उधर हर बंदे का मिजाज ही खाओ खिलाओ और खाओ, जी जी लगाओ और बनाओ, इससे आगे कुछ नहीं। ये सरासर जुर्म है। पाकिस्तान में इसका अगर स्पेन का भी आप बता दें कि यहाँ इनके कितने वजीर हैं, और इनके आगे पीछे जो हम देखते हैं कि उधर 20-20 गाड़ियों के काफिले चलते हैं, इनके भी इधर ही चलते हैं, Impossible। इनको भी पेट्रोल फ्री में मिलता है, और इनको रैशें मिलती हैं। इनका जो ऑफिस होता है, इनका जो गार्ड आगे पीछे जो सारे ऑफिस के वर्कर, उनको मिलते हैं, क्या इनको भी मिलते हैं? जी जो प्राइम मिनिस्टर है जी जी उसकी रिहाइश तो सिंबल है स्टेट का, जी जी उसके सारे खर्चे स्टेट के जिम्मे हैं। जी जी उसके सिक्योरिटी, उसकी पेट्रोलिंग, उसके सेक्रेटरी, पूरा एक सेक्रेटेरिएट है ना जी जी मंगलवा में। जी जी लेकिन उसके बाद जितने वज़रा हैं जी जी उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं चलते इस तरह जी, के, जी। ना उनका खर्चा होता है। जब किसी ने जाना होता है, आदर सर्वस वजीर है, जी जी आवे पे बैठते हैं, यहाँ आ जाते हैं, जलसे में खिताब करते हैं, वापस चले जाते हैं। थोड़ा सा कोई ये भी खर्चा बता दें, क्या यहाँ पर सूबाई वजीर भी होते हैं? हमारे मुल्क में तो जो 86 के करीब वजीर हैं PDM के, और जो बाकी इस टाइम तो चलो कुछ सूबों में हुकूमतें नहीं है, बाकी सूबाई वजीर भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो भी सूबाई वजीर दाखिला, सूबाई वजीर इत्तलात,
क्या इधर भी ऐसे ही होता है? जी यहाँ पर एक लिमिट मुकर्रर है। जी जी। किसी जगह पे 10 वजीर हैं, जी जी। किसी जगह पे आबादी और रकबे के लिहाज से किसी जगह पे 15 हैं, जी जी। किसी जगह पे 18 हैं। जी जी। वफाकी हुकूमत में कभी भी 20 से ज्यादा वजीर नहीं होते। जी जी। हमारे आप टोटल मिला रहे हैं तो 80-86 बन जाएंगे। नहीं, ज्यादा होंगे क्योंकि निजाम हुकूमत यहाँ का भी 3 जो है ना लेयर्स के ऊपर है। बलदियाती इलेक्शन है, फिर सिटी काउंसिल्स हैं, उसके ऊपर सूबाई खुद मुख्तार हुकूमतें हैं, उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन ये इतने वसाइल जनरेट करते हैं ना, हर हुकूमत अपने वसाइल खुद जनरेट करती है। आप बार्सिलोना में बैठे हो, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये सबसे खुद मुख्तार है, इसे किसी से कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये अपने शहर में इतना टैक्स इकट्ठा करते हैं, यानी किसी से और कुछ मांगने की जरूरत ही पड़ती। अच्छा, आपने यही बात आपने की। हमने देखा है कि स्पेन में जो बच्चा पैदा होता है उसके पैसे मिलते हैं, जो किराएदार हैं उनको किराए में हुकूमत मदद करती है, जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी अलाउंस मिलता है। तो क्या स्पेन जो एक बड़ा अमीर मुल्क है, इसके पास सोने के पहाड़ हैं, को इसके यहाँ से तेल निकलता है, को गैस निकलती है, क्या आखिर ये इतने पैसे कहाँ से जनरेट करते हैं? देखिए स्पेन की जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान क्या कहते हैं पाकिस्तान का कुल बजट 120 अरब है जी जी डॉलर्स में अगर जाए, इनका सिर्फ 200 अरब डॉलर जो है वो हर साल टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। जी जी। इनका कुल है 1200 अरब का बजट। 1200 अरब डॉलर 1200 अरब डॉलर का बजट है स्पेन का, जिसमें 200 अरब जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। जी जी। उसके बाद इनका जो सबसे मेजर कंपोनेंट है जी जी वो है सेल टैक्स। जी जी। कि आपने जो कुछ भी लेना है, जो कुछ भी देना है, आपने हर चीज के ऊपर सेल टैक्स देना है और उससे किसी को इस्तेशना नहीं है। हमारा सबसे मेजर जो इनकम है वो सेल टैक्स के जरिए होती है स्पेन में। वो सबसे पैसे लेते हैं। अगर आपकी सैलरी है उसके ऊपर भी दोगे तो सबको मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, गरीबों को रिहायशें फ्री मिलती हैं, बच्चों के लिए तालीम के बेकस मिलते हैं, मजदूरों के लिए। रियासत के पास वसाइल है ना, हमारी रियासत वसाइल होते हुए इकट्ठा करने से कासर है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या हम जो पाकिस्तान एज ए मुल्क, क्या हम इस काबिल नहीं है, क्या हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम अपने वसाइल से अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ खर्च कर सकें? और क्या हमें मांग कर IMF के पास ही हमेशा जाना पड़ता है? इसकी क्या वजह है? हमारे पास अल्लाह का शुक्र है जी जी इतने वसाइल हैं जी जी कि पाकिस्तान इतनी सहूलतें जितनी यहाँ पे दी जा रही है अपने शहरियों को दे, तब भी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जिन तबकात के ऊपर टैक्स बनता है वो देते नहीं। जी जी। आपकी बिजली, गैस, जी जी, टेलीफोन नफा बख्श इदारे हैं ना, कमर्शियल हैं, तो आपका 1200 अरब का डेफिसिट है। क्यों? इसलिए कि कोई आदमी बिजली का बिल अदा करने के लिए तैयार नहीं, कोई गैस का बिल देने के लिए तैयार नहीं। जो आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं आप उसका बिल नहीं देते। जब आप बिल नहीं देंगे तो रियासत कहां से पैसे लाएगी? जो टैक्स बनते हैं, आप जितने टैक्स बनते हैं वो लें, तो जालिमाना टैक्स भी खत्म कर दें, फिर भी आप 8000 अरब सालाना की बजाय आप 14000 अरब रुपया सालाना इकट्ठा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि हमने देखा कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे से जो तबका हुक्मरान बनता है, जो MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, उनमें तब्दीली नहीं आती। वही तबकात कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या इस वजह से पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ रही कि ये इस करप्ट निजाम की वजह से कोई अच्छा बंदा अगर इलेक्शन में खड़ा भी हो जाए तो उसे वो इलेक्शन की सीट नहीं निकाल सकता? और क्या आप ये बताएं कि आप जिस तरह आप बता रहे थे कि 3 दफा आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो क्या यहाँ पर एक कोई शरीफ आदमी को पढ़ा लिखा जो कैपेबल बंदा है को अपनी काबिलियत बेस पर आगे जा सकते हैं? सभी लोग काबिलियत बेस के ऊपर ही आते हैं। जी। मैं तो काबिलियत की बेस के ऊपर नहीं गया। जी। मेरे लिए तो पार्टी ने फेवर किया, आप समझ लें। जो खिदमात हैं किसी हवाले से भी कम्युनिटी के लिए, या हमारा वोट बैंक है, जो भी आप कह लें, इसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं। मैंने तो कभी उनको दरखास्त भी नहीं दी कि मुझे आप एप्लीकेशन जो शॉर्ट लिस्ट करें MNA के लिए। यही बात है, उन्होंने खुद पेशकश किया हमेशा से। पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है कतनिया लेवल की, उसमें उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की सीट खुद ऑफर की। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं गैर जानबदार रहूं। लेकिन जब नॉमिनेशन मिली तो वो भी एक आनंद था पूरी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली मेरा रिजवान के लिए, मेरे लिए एज ए पर्सन, तो मैंने उसको इनकार नहीं किया।
असल ये है कि आपको वक्त देना पड़ता है। निजाम सियासत को नए सिरे से उस्तवार करने की जरूरत है ताकि काबिल लोग आगे आ सकें। बेरोजगारों की, जाहिलों की, जागीरदारों की और सरमायादारों की जगह असम्बली नहीं है। असम्बली पढ़े लिखे और काबिल लोगों की जगह है। उसका काम है सिर्फ कानून साजी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस तरह जो निजाम चल रहा है, कोई पढ़ा लिखा काबिल बंदा पार्लियामेंट में पहुंच सकता है? देखिए ना, डॉक्टर असद मोहम्मद खान को कनाडा से लाए थे जियाउल हक, उसको काम नहीं करने दिया गया, वो छोड़ गया। उसके जमाने में सबसे ज्यादा जंग हुई थी पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा तेल के जखायर दरियाफ्त हुए और गैस के जखायर दरियाफ्त हुए उस वक्त में, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब आप किसी को काम करने का मौका दोगे ना तो वो अपने जोहर आजमाएगा, जब उसको मौका नहीं दोगे तो वो अपने जोहर नहीं आजमा पाएगा। टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया भर में, पाकिस्तानी जो भी हैं। अब छोटी सी बात है, ये जो आपके दांत है ना टेढ़े सीधे करने के लिए जो ट्रांसपेरेंट प्रोथेसी बनी गई है ना, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने बनाई है अमेरिका में, और उसकी कीमत यहाँ पर 3-3 हजार यूरो है सिर्फ लगाने की। तो उनको जब मौका मिले तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारी उलझन क्या है कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है। वो कोई खान साहब हो, कोई मलिक साहब हो, कोई राजा साहब हो, कोई जोई साहब हो, किसी को कोई पता नहीं। अच्छा, हम ना किसी को बर्दाश्त करने पर तैयार हैं, ना हमें सच्चे मायनों में अपने मुल्क से प्यार है, हमें सिर्फ अपनी प्रमोशन चाहिए। अच्छा, आपने ये बात की कि मैं भी पाकिस्तान में था, मैंने देखा कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, वो बाहर ही अपना मुस्तकबिल महफूज समझता है। आप इस बारे में बताएं कि क्या यही लास्ट ऑप्शन है? इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर हम मुल्क को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, या बाहर ही जाना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में सभी को पाकिस्तान के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की 230 मिलियन आबादी है और वो सारे के सारे लोग जो है ना वो कहेंगे कि हमने बाहर निकल जाना है, ना कोई उनको लेने के लिए तैयार होगा, ना वो कहीं समा पाएंगे, ना ये सोल्यूशन है। अपने मुल्क को आगे उठाना है। सबसे दुनिया की बड़ी आबादी चाइना, उसके सामने हमारी मिसाल मौजूद है कि उसको तारकीन वतन चाइनीज ने दोबारा जाके पांव पे खड़ा किया। उनको मौके मिले, सुरख फीता रास्ते में नहीं आया, काम करने के मौके मिले, उन्होंने काम किया, दिन रात काम किया, आज वो सारी दुनिया की मजबूरी बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मेजर हिस्सा बैरून मुल्क पढ़ने वालों का, बैरून मुल्क काम करने वालों का, उनकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में भी ये सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ रूलर्स ना हो। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मुआशी तौर पर हम तबाही हाली का शिकार हो चुके हैं, हमारे रिजर्व कम होते जा रहे हैं, हम डिफॉल्ट के करीब जा पहुंचे। एल ओवरसीज पाकिस्तानी, जब इस तरह के आप हालात देखते हैं तो लोग लाइनों में लगे हैं, आटे की लाइनों में, और कई बंदे अब तक जो है जान बाक हो चुके हैं। इस हवाले से आप क्या फील करते हैं जब इस तरह के हालात पाकिस्तान के आप देखते हैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते? देखिए, हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है। ये सब कुछ हमने 1974, 75, 76, 70 में देखा है। आटे टीपू पर लाइनें लगनी, घी के लिए लाइनें लगनी, पाव चीनी के लिए लाइन लगनी। आबादी भी बहुत कम थी, वसाइल भी बहुत कम थे, मसाइल भी बहुत कम थे। अब आबादी भी बहुत बढ़ गई है, 3 गुना हो गई, वसाइल भी बढ़ गए और मसाइल भी बढ़ गए। सिर्फ हर आदमी को ये सोचना चाहिए उसका वो हक है सही। हम सिर्फ मुफ्त आटा लेने के चक्कर में अच्छे खासे सफेद पोश लोग भी लाइन में लगते हैं जाके कि मुफ्त मिल रहा है, उनका राइट नहीं होता। खैरात में ज़कात का जिसका हक नहीं होता वो भी मांग रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए, जिसका जो हक नहीं है ना उसे क्लेम करना चाहिए ना उसे मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको तकरीबन काफी अरसा इधर स्पेन में भी हो गया, क्या इस तरह के हालात कभी आपने देखे हो कि लोग आटे की लाइनों में लगे हों, या पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई हो, गैस की शॉर्टेज हो गई हो, या बिजली जो वो उसकी लोड शेडिंग हो गई हो? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या कभी इस तरह का माहौल आपने देखा स्पेन में? देखें, तरबियत की कमी है। ये माहौल यहाँ पे चल रहा है। अभी कल की बात है, जब यूक्रेन की वार शुरू हुई तो यहाँ पर जो सूरजमुखी का तेल है शॉर्ट हो गया था। मैं इंग्लैंड में रह के आया हूँ कुछ दिन, अंडे शॉर्ट हो गए थे। आप 2 केस नहीं उठा सकते।
जी जी पानी की 2 बोतलें आप नहीं लेके जा सकते, हालांकि उनके यहाँ रोज बारिश होती है। जी जी वो कहते हैं एक ही लेके जाओ। जी जी पैरासीटामोल की कहते हैं ये 2 डब्बियां आप लेके नहीं जा सकते, जी जी एक ही लेके जानी है। जी जी वो जब स्टोर वाले मना करते हैं तो कोई बंदा जिद नहीं करता, वो एक ही उठा के लेके जाता है। जी जी वो कहते हैं कि आप जखीरा ना करो, अगर हमारी सप्लाई चैन में कमी है जी जी तो आप उतना सामान लेके जाओ जितनी आपको जरूरत है। जी जी हमारी प्रॉब्लम क्या है, जी जी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, जी जी सिर्फ हमारा अल्लाह पर यकीन मुतसलसल हो गया है। लेकिन क्या आप नहीं समझते मैनेजमेंट की भी कमी है? तो जाहिर है जी जी किसी लेवल पर कोई जिम्मेदार है ही नहीं। जी जी कोई जिम्मेदार हो तो सब लोगों को तो आटा उनके घरों में दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर खैराती इदारे उनके रजाकार घरों तक पहुंचा सकते हैं तो आप क्यों लोगों को मार रहे हो हुकूमत लाइन में क्यों लगा नहीं के? अच्छा, आप एंड में सिर्फ आप ये बता दें कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमने देखा है कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने धरना दिया 2013 में, 2014 में भी धरना दिया, 2012 में एक मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा किया। उनकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, कॉलेज पाकिस्तान में है, स्कूल पाकिस्तान में है, उनके बच्चे पाकिस्तान में है। लेकिन इस मौजूदा हालात में, इस नाजुक दौर पे जब हम देखते हैं पाकिस्तान के मुआशी हालात देख लें और जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, मुल्क के सियासी हालात देख लें जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, उनकी तरफ से जो खामोशी है, क्या किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है या वो पाकिस्तान में अपनी एक जिम्मेदारियां अदा करके निभा कर चले गए और वो कहते हैं कि अब ये जाने और ये कौम जाने? देखिए 1989 में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जी जी पूरी उठान के साथ जी जी लोगों को अवेयर करना शुरू किया, जी जी इलेक्शन रन किए। जी जी 2002 में इलेक्शन लड़ा, जीता, MNA बने, जी जी असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता था। जी जी उसके बाद फिर ये जो जलसे आप कह रहे हैं, जी जी मुख्तलिफ औकात में बलदियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लिया गया, जी जी सूबाई असेंबली पर भी, लेकिन लोगों ने इस काबिल नहीं जाना, जी जी लोगों ने वोट नहीं दिए। ठीक। जी जी उसके बावजूद इत्माम उज्जत के लिए जो लास्ट धरना हुआ, जी जी जिसमें छातें भी हुई माराटोन की, जी जी लोगों ने माली कुर्बानियों के वो नमूने पेश किए जी जो दुनिया की तारीखों में कम हुए होंगे, जी जी उसके बावजूद नताज नहीं निकले जी। क्योंकि पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं निकले। जी जी अगर पाकिस्तान के लोग उस निजाम को तब्दील करने में साथ देते जी तो वो निजाम तब्दील हो जाता। जी जी इस निजाम के होते हुए आप फरिश्तों को भी ले आए तो वो भी नताज नहीं दे पाएंगे। जी जी आप डॉक्टर तैयब कादरी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो रोज उनके लिए सर खपाएं जी। जिन्हें अपनी फिक्र ही नहीं है। जी जी वो आने वाली नस्लों के लिए दीन की तदरीस का वो काम कर रहे हैं जी जी जिससे पूरी उम्मत फायदा उठाएगी। जी जी अब लोगों ने 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करने के बावजूद अगर लब्बैक नहीं कहा, जी जी वो रिस्पॉन्स जो चाहिए था नहीं दिया, जी जी लोग अपने हालात बदलने पर तैयार नहीं हुए, जी जी तो उनको अपनी तमन्ना जाहिर करने की क्या जरूरत है? अगर कल को कौम तैयार हो जाती है और इस जो जिस तरह का निजाम चल रहा है लगता है ऐसे है कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर सकेगा, तो कौम रेडी होती है और कोई ऐसी आवाज की वो कहते हैं कि आए और इस मुल्क को संभाला दे, तो क्या डॉक्टर साहब पाकिस्तान आएंगे? मेरा ख्याल है ये कौम यही कहेगी कि जूतियां मारने वाले तादाद में बड़े कर दो, जी जी जूतियां हमें मारनी ना छोड़ो। जी जी ये कौम इस काबिल नहीं है। जी जी अभी तक पता नहीं ये किस मौजूदे का इंतजार कर रहे हैं। जी जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जुबान को नहीं समझता था, जी जी लेकिन लोगों को यकीन था कि वो जो कुछ कह रहे हैं वैसा सच कह रहे हैं। उसके बाद वो किसी के पीछे नहीं खड़े हुए। जी जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे खड़े हुए तो आधा पाकिस्तान जी जी मुतनाज़ा किया, जी। उसने जो कुछ भी किया, जान भी दे दी, फिर भी लोग उस पर खुश और मुतमिन नहीं है। जी जी ठीक है, मसला ये है कि उस निज़ाम को तब्दील करना होगा, जी जी ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात को लेके जाना डिलीवर करना होगा, नीचे जी। इख्तियारात को तकसीम करना होगा। जी जी फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम हुआ था 18वीं तरमीम में जी जी कि सूबों को इख्तियार दिए गए, इलाकी की तरीके मर गई। जी जी अब सूबों से लेकर डिवीजन्स को और डिवीजन से लेकर इजला को और इजला से लेकर तहसीलों को और जी। तहसीलों से लेकर यूनियन काउंसिल्स तक ये इख्तियारात मुंतकिल करने की जरूरत है जी। ताकि वहां से नए लोग उभर के आए और मुल्क को ये चलाएं। आप जो बात कर रहे हैं करेगा कौन? क्या ये जो मौजूदा जो हमारे हुक्मरान जो इशराफी है क्या वो ये करेंगे? नहीं, जितना भी ये मौजूदा तबका है ये कभी जी। नहीं करेगा क्योंकि ये सब तो इस निजाम के बेनिफिशरी जी हैं, जी ये इसको गिरने नहीं देंगे। जी। लेकिन इस निजाम ने गिरना ही गिरना है। जी। दोनों सूरतें हैं। जी जी एक सूरत यह है कि हम ग्रेजुअली खुद तब्दीलियां ले आए, जी जी हालात के मुताबिक अपने आप को डाल लें, जी जी और दूसरा अगर किसी हादसे का इंतजार करें फिर हर चीज जाती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इकबाल चौधरी साहब,
हमने इनसे काफी गुफ्तगू की है, स्पेन की जो यहाँ का इलेक्टोरल निज़ाम है उस हवाले से बात की है, जो पाकिस्तान में इसमें पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उस हवाले से बात की है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया इकबाल शेख साहब, अल्लाह हाफिज।